नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार राय। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, काफ़ी कुछ विचार पब्लिक में भी रखता हूँ, लिखता भी रहता हूँ। बहुत सारे इश्यूज़ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं उसके बारे में काफ़ी गहरी पकड़ रखता हूँ, जानकारी रखता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने जो विचार हैं उसको एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रबंधन से रिलेटेड इशू, जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स के बारे में इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, मेरे उसमें अपने क्या विचार हैं, लॉ क्या कहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक वीडियो में एक ही मुद्दे पे फोकस करेंगे ताकि मामला समझ में आए। तो शुरुआत मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिलेवेंट वहाँ से होगा कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट डे की या उस समय की जो रहती है, जिस समय की बात करें, वो किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधन को कंट्रोल करती है, किस तरीके से जो उनकी आइडियोलॉजी है या अपने लोगों को रिक्रूट अपॉइंट करते हैं और किस तरह से कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं समाज में, और उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक टूल बनाना चाहते हैं। और ये भी बात है कि देखिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तरीके से ये इसमें इंटेलेक्चुअल क्लास रहता है। ये वो क्लास है जो विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क करता है, और भी बहुत सारे जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनको पढ़ता है, उनके ऊपर अपने विचार बनाता है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि होती है जो समाज की, उसका निर्माण करता है ये। और ये पूरे विश्व की बात है, कोई भारत इसमें अलग नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो समाज है, ये जो वर्ग है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाए तो एक तरीके से रेबिलियस भी होगा, एक तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें देखेगा। तो उसके अंदर एक जो विचार आएगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट है उससे अलाइन होता हो। कई सारे मुद्दों में वो जो है अलग होगा और समाज में वो विचार लेके जाएगा और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अगर सत्ता में आती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है कि वो इस क्लास को कंट्रोल करें। अब क्लास को कंट्रोल करने का एक जो बहुत जो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि एक एक आदमी को आप तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, वो है कि इसके प्रबंधन को आप कंट्रोल कर लें और प्रबंधन को आप खूब पावर दे दें। फिर ये क्या करेगा कि ये आगे कंट्रोल करेगा। ये वहाँ के जो टीचर्स वगैरह हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, फिर वो स्टूडेंट कंट्रोल होंगे, और एक पूरा सिस्टम बनेगा जिसमें आप उसको कंट्रोल करेंगे और अपने तरीके के जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करेंगे, वहाँ पे वैसे प्रोग्राम करेंगे, वैसे लोग इनवाइट किए जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, मैं इवन IITs का पिछले करीब 20 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों में अगर मैं देखूँ, ज़्यादातर जो है जो IITs हैं, जब वो कन्वोकेशन होता है तो उसमें जो चीफ गेस्ट हैं, जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वगैरह वगैरह, वो आप देखें कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सो ऑन। ये पहले इतना नहीं था, तो ये और बढ़ा है। पहले बिल्कुल नहीं था ऐसा भी नहीं है, पहले भी, क्योंकि ये जो मैं जैसे अभी बताऊंगा कि ये कोई एक पार्टी का नहीं है, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, और सारी पार्टियां इसमें उन्होंने उनकी सहमति एक तरीके से कि क्या होना चाहिए, किसी ने इसको बदलने की कोशिश नहीं की। इसकी शुरुआत एक तरीके से देश की आज़ाद होते ही हो गया था, उसमें भी कोई वैचारिक तरीके से कभी इस पे वर्क ही नहीं हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला एक एरिया है जो 70 साल से करीब अछूता रहा है। एक ऐसा चीज़ है कि एजुकेशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस कैसे ना हो और कैसे हो रहा है,
इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ना कोई विचार विमर्श पब्लिक डोमेन में है और ना कोई काम है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सो कॉल एकेडमिशियन हैं, जो बहुत सारे टीवी डिबेट वगैरह में आते रहते हैं और ये सब अपना यूज़ करके राज्यसभा वगैरह के मेंबर भी बन चुके हैं, अब डीयू और जेएनयू वगैरह के, उन्होंने भी कोई एजुकेशन सिस्टम को कैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनसे डीलिंक किया जाए ताकि एक न्यूट्रल तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट हो, लोग अपनी पॉलिटिकल जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो एक्सप्रेस कर सकें, विचार विमर्श कर सकें, डिबेट कर सकें और किस तरीके से ये जो एक हेल्दी वातावरण वहाँ बने ताकि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है, क्योंकि जब बहुत सारा चीज़ जो है आपका ग्रोथ तभी होता है जब आप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे से आप कुछ सीखते हैं और ऐसा करने से आप इवॉल्व होते हैं। तो इसको कैसे उन्होंने रोका हुआ है ये मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लूँगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो यही है कि किस तरीके से हुआ है ना, और किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। तो हुआ ये है कि, और इसका एग्जाम्पल मैं लूँगा आईआईटी सिस्टम से। सो आईआईटीज़ की शुरुआत होती है, सबसे पहला आईआईटी बना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो एक्ट भी बना जिससे वो संचालित होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट। लेकिन कुछ ही समय बाद, जिस तरह से मैं वो जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ही समय में ये डिसाइड हुआ कि जिस तरीके से अब खड़गपुर खुला है उसी मॉडल पे, उसी तरीके से और भी इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे और उनको भी यही नाम दिया जाएगा, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाकी जो जिस जगह पे है वो जोड़ देंगे। तो ये हुआ कि एक ही एक्ट के तहत, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डिसाइड हुआ कि मॉडल सबका सेम होगा, तो एक ही एक्ट के तहत इनको संचालित किया जाए। तो हुआ ये कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एक्ट था उसको नाम दे दिया गया, लगभग अनचेंज रहा वो, उसको नाम दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये 1961 में पार्लियामेंट से पास किया गया। अब एक्ट क्या करता है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क देता है ये सारे जो आईआईटीज़ हैं वो संचालित करने के लिए। तो वो कुछ बॉडीज़ की बात करता है कि एक होगा आईआईटी काउंसिल, एक होगा तो आईआईटी काउंसिल क्या होगा कि ये जो सारे आईआईटीज़ हैं उनके ओवरऑल सुपरविज़न के लिए रहेगा, एक एपलेट अथॉरिटी रहेगी, और विद इन जो जितने ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होंगे उनका सबसे जो हाईएस्ट बॉडी होगा वो उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैसे बनेगा उसकी बात करता है एक्ट। और सबसे पहले तो आईआईटी काउंसिल कैसे बनेगा, आईआईटी काउंसिल में कौन कौन सदस्य होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन दो मेन सदस्य होंगे, और भी कैसे कैसे उसमें होंगे, उसमें मैं आऊँगा और ये दिखाऊँगा किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो जो आईआईटी काउंसिल है उसमें जो काफ़ी सदस्य हैं, लेकिन जो मेन सदस्य हैं वो ये हैं कि जितने भी आईआईटीज़ हैं उनके डायरेक्टर उनमें मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब कि जब तक वो डायरेक्टर रहेंगे वहाँ के मेंबर भी रहेंगे। उसी तरीके से जो आईआईटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। जैसे कि आज की डेट में 23 आईआईटीज़ हैं तो 46 लोग जो है 46 लोग उसके ये वाले मेंबर हो गए। उसके अलावा जो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हैं एचआरडी मिनिस्टर, आज की डेट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो उसके चेयरमैन हैं। उसके अलावा यूजीसी के चेयरमैन हैं, एआईसीटी किसी को वहाँ नियुक्त करती है, गवर्नमेंट के कुछ लोग नॉमिनी होते हैं, प्रेसिडेंट के कुछ लोग नॉमिनी होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो संभावना है वो यही है कि जैसे प्रेसिडेंट के कुछ जो नॉमिनी होंगे वो न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट के नॉमिनी वहाँ नहीं, वहाँ का तो बट वहाँ भी ऐसे ही होता होगा। जो आईआईटीज़ वगैरह में जो ये जो बीओजी चेयरमैन वगैरह होते हैं, वैसे तो विजिटर को यानी प्रेसिडेंट को खुद नॉमिनेट करना होता है, लेकिन होता ये है कि एमएचआरडी कोई नाम भेजती है और वो कर देते हैं, तो एक तरीके से वो भी पॉलिटिकल ही है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो आईआईटी काउंसिल है उसमें जो संभावना है जहाँ से कि उसमें जो एकेडमिशियंस हों वो बेसिकली डायरेक्टर्स और बोर्ड
ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन, ये जो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल हों, एकेडमिशियंस हों और ये एक न्यूट्रल स्टांस लें, चाहे वो रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे पॉलिसी निर्धारण का मामला हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आईआईटी काउंसिल मेन मुद्दों पे फंक्शन करे, डिस्कशन करे, डिबेट करे और पॉलिसी बनाए, रिक्रूटमेंट वगैरह में हिस्सेदारी ले। लेकिन होता क्या है, और ये कैसे होगा, जैसे कि जब इंडिविजुअल आएगा तो जो बोर्ड का जो चयन होगा उसमें जो मेंबर्स जो लिए जाएंगे उसमें फिर वही जो न्यूट्रलिटी रहेगी कि आप एक्चुअली जो है उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल, जो रिसर्च वाइज क्रेडेंशियल हैं या अदरवाइज वो जो दे शुड बी पर्सन ऑफ इमिनेंस, उन्होंने कुछ इस तरह से काम किया हो कि आप लाएं, वो ओवरऑल एजुकेशन को समझते हों और कहीं ना कहीं इस चीज़ में यकीन रखते हों कि इंस्टीट्यूशंस को एक्सेल करना चाहिए एजुकेशन के मामले में, इस तरह के काम करने चाहिए कि वो एक्सेल करें, देश और समाज का भला करें। तो जब बोर्ड की बात आती है तो वो 10 लोगों का कमेटी होता है। अब उसमें जो है एक डायरेक्टर मेंबर होते हैं, एक बोर्ड ऑफ चेयरमैन मेंबर होते हैं, 4 और जो सदस्य होते हैं वो 4 उसके सदस्य वो आईआईटी काउंसिल के नॉमिनी होती हैं, आईआईटी काउंसिल उनको नॉमिनेट करती है। और इसके अलावा 4 और बचे हैं जिसमें जो उस आईआईटी के 2 प्रोफेसरों में से 2 का चयन होता है, और जो 2 हैं वो जिस आईआईटी जिस जोन में आती है उस जोन के 2 स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो ऐसे कुछ होता है, 10 लोग बन जाते हैं। अब जो 4 आईआईटी के नॉमिनेटेड लोग हैं और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और डायरेक्टर, ये 6 लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं काउंसिल का बड़ा रोल है, जिसमें काउंसिल को पावर दी गई है। अब होता क्या है कि 1962 में आईआईटी काउंसिल की पहली बैठक होती है और उसमें सब लोगों ने अपने अधिकार खो दिए। सारी काउंसिल के जितने भी एक तरीके से जितने मेंबर्स थे उनको जो पावर मिला था, उन्होंने अपने पावर को छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया चेयरमैन को, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, उस समय जो रूलिंग पार्टी होगी। कैसे दिया? इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जो काउंसिल को 4 लोगों को बोर्ड में नॉमिनेट करना है, ये काम चेयरमैन साहब कर लेंगे। वहाँ से हो गया ख़त्म। उसके अलावा जो डायरेक्टर का चयन है उसके बारे में ये है कि आईआईटी काउंसिल अपॉइंट करेगी विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द विजिटर, मतलब कि प्रेसिडेंट। वहाँ क्या करती है, वहाँ भी अपने पावर खो देती है, कहती है कि कमेटी बनेगी 4 लोगों की, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन होंगे, उस कमेटी के चेयरमैन एचआरडी मिनिस्टर होंगे, एक सदस्य उस आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन होंगे, और यूजीसी या और वन एक्सपर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एज मेंबर्स। तो इसको भी चेयरमैन साहब ही नियुक्त करेंगे। यूजीसी के चेयरमैन का जो है चुनाव गवर्नमेंट करती है, उनको अपॉइंट करती है। और मैं जैसा कि मैं बताऊंगा कि जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनका भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। तो ये जो बोर्ड का गठन होता है इसमें सारे गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो पोजीशन होता है आईआईटीज में, ये काउंसिल ने, पूरा काउंसिल मिल के अपना इतने लोग दिमाग लगा के नहीं करते। इसका इन्होंने एक तरीके से काउंसिल ने खुद इसका चयन का अधिकार सौंप दिया एचआरडी मिनिस्टर को। उसके अलावा जो 4 सदस्यों का था जिसको काउंसिल को करना था,
उसने सौंप दिया ये काम सीधे एक व्यक्ति को, एचआरडी मिनिस्टर को। मतलब 60 लोगों की बॉडी जो है वो कहती है कि एक आदमी हमारे बिहाफ पे ये काम कर लेगा, और वो कौन होगा? वो होगा एचआरडी मिनिस्टर, आज की डेट में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये 5 लोग हो गए बोर्ड के मेंबर जिनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो गया। जो एक और बहुत मेजर सदस्य हैं वो कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये विजिटर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन होता ये है कि मिनिस्ट्री नाम भेजती है और उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। अगेन वो पॉलिटिकल हो गया, उसका भी कोई मैकेनिज्म नहीं बना है कि किस तरह से, जो उसमें लिखा तो है कि प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन कोई वो प्रोसीजर लेड आउट नहीं करता। मैं यहाँ तक जानता हूँ, जैसे IIT गुवाहाटी केस में डायरेक्टर ने लिस्ट भेजी कुछ लोगों की कि इनमें से मेरा सजेशन है कि आप बना दीजिए BOG चेयरमैन। तो आप सोचिए कि जब डायरेक्टर का चयन हो रहा है तो उस कमेटी में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, और डायरेक्टर फिर जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो है सजेशन भेज रहा है। अब त्रासदी देखिए, कोई न्यूट्रल तरीका नहीं किस तरह से अच्छे लोग आए, सब पॉलिटिकल जो है किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो इसका रास्ता। और ये काम किया किसने है? IIT काउंसिल ने किया है। एक ने इनको ये पावर दिया था, और ये पावर लोगों के बिहाफ पे था, सारे जो IITs वगैरह के स्टेक होल्डर थे। ना तो इनको ये अधिकार दिया गया था कि इस तरह से अपना पावर डेलीगेट कर दें, ना तो एक में इसका कोई प्रावधान है। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको कोई चैलेंज करे कि इतने लोगों का पावर, 60 लोगों का पावर आपने एक आदमी को कैसे डेलीगेट कर दिया। ये तो वही बात हुई कि सोचिए कोर्ट में, ये जो कोर्ट में कोई जैसे कि 5 जजेस की बेंच है, वो कहती है कि नहीं 5 की कोई ज़रूरत नहीं, कि एक ही जज कर ले सारा फैसला। जहाँ कोई बॉडी है, जहाँ इतने सारे माइंड्स लगाने की बात है, इवॉल्व करने की बात है, कोई मान लीजिए कैंडिडेट की बात आती है क्या होना चाहिए, उसको आपने क्या किया? एक आदमी को दे दिया, और जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर है। तो अब होता क्या है कि आप ये देखिए कि पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसमें 6 लोग तो जो मैंने बताया ये पॉलिटिकली अपॉइंटीज हो गए। जो 2 हैं जो वहीं के रहते हैं, ये डायरेक्टर वगैरह के सबऑर्डिनेट हैं IITs में। ये क्यों अपना इंडिपेंडेंट मत रखेंगे? इनफैक्ट होता ये है कि ये जो एजेंडा वगैरह होता है ये फैकल्टी मेंबर से डिस्कस नहीं करते। एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी से बात की, मैंने कहा आप पहले डिस्कस किया करिए जब भी मीटिंग हो, आप फैकल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज टू शेयर दैट विद फैकल्टी मेंबर्स। तो मैंने पूछा कि हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट सपोज टू शेयर? कहीं लिखा हुआ है? कुछ पता नहीं। मतलब मैक्सिमम जो जा रहे हैं उनका क्या रोल होना चाहिए उनको कुछ अता पता नहीं है, वहाँ जाके बैठे रहते हैं, कोई डिस्कस नहीं करते। इतने सारे इलीगल रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग्स में। इनफैक्ट कुछ लोगों का ऐसा है कि जो भी है अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पास कर दिया तो हो गया, क्योंकि अगर उसको चैलेंज करना तो अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री को तो मैं खुद कई सारे लेटर लिख चुका हूँ कई सारे विषयों में, वहाँ कोई दखलंदाजी नहीं करता, इधर उधर लेटर घुमाते रहते हैं, कोई एक्शन ही नहीं होता। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया। आप सोचिए जो मिनिस्टर है वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रहा है। एक मैंने ITI की उसमें पूछा था कि जो कमेटी थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी इसके जो डायरेक्टर की, जिसमें जो HRD मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन थे, उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर बनाए जिस पैरामीटर पे डायरेक्टर का चुनाव करना है, और उन पैरामीटर को क्या वेटेज दी गई थी। तो जवाब आया कि कमेटी ने हमें ऐसा कुछ कमेटी ने ऐसा कुछ रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते हैं। और ये काम 62 से चला रहा है। आप सोचिए, कांग्रेस आई, कई सारी पार्टियां आई, BJP आई, किसी ने इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। जो आता है वो कब्जा करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन पे अपने लोगों को जो है अपॉइंट करता है।
और जो दूसरा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जब आता है तो यही काम करता है। और इसके में होता क्या है कि वो जो क्लास है जो स्वतंत्र रूप से अगर अपने विचारों को रख पाता, क्योंकि वो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, एटलीस्ट इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस है नॉलेज का। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं इन विद्यालयों में। ये दुनिया जहान के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन आपने क्या किया है कि उसका जो प्रबंधन है उसको आपने पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया। अब क्या होगा कि उस संस्थान में अब जो डीन और ये सब बनना शुरू होगा, डीन बनाए जाएंगे। कौन? वो डायरेक्टर वगैरह अब डीन बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जो उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कैरी करेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में भी कहीं कुछ लिखा नहीं कि क्या होगा, बस लिखा है कि अपॉइंट करेगा। उसको कुछ नहीं करना है, कोई उससे अच्छा है बुरा है, जिसको चाहेगा बनाएगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते। कुछ सेंस में कर भी सकते हैं, जैसे IIT रुड़की का हुआ था जिसमें जो है किसी को बनाया गया था, तो किसी ने कहा, तो कोर्ट ने डायरेक्टर से पूछा कि आप कोई अधिकार दिया हुआ है लेकिन आपने क्या किस रीजन से इनको बनाया और इनको नहीं बनाया? तो डायरेक्टर साहब कोई रीज़न नहीं दे पाए। मतलब उस ग्राउंड पे तो कभी भी कुछ भी चैलेंज किया ही जा सकता है। हालांकि कोर्ट वगैरह में जाना कॉस्टली अफेयर होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कौन जाए, और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको जो है, क्योंकि केवल यही नहीं है कि आप जो है केस आपका अच्छा है, उसको वहाँ प्रेजेंट करना, वैसा कॉम्पिटेंट वकील होना, बहुत सारी उसमें और भी बातें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि आपने देखा है कि जो मेन प्रबंधन है वो पॉलिटिकली कंट्रोल हो गया। और जब वो हुआ तो पूरा जो है प्रबंधन को कंट्रोल करेगा। वो डिसाइड करने लगेगा कि स्टैचूज किसका लगेगा यहाँ पे। बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं स्टैचू के लिए, लेकिन किसका लगेगा ये वो डिसाइड करेगा। वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है उसमें इम्प्लीमेंट करेगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही एकेडमिशियन। ये जो पहली बार जैसे काउंसिल का मैंने बताया, जिन्होंने चेयरमैन को अधिकार दिया, ये कौन लोग थे? ये डायरेक्टर्स थे, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे। हालांकि शुरू से जब गड़बड़ी शुरू हो गई ना, इनिशियली गड़बड़ हो गया, तो उस समय ये वाला पावर, लेकिन पावर ये होने के बाद दिया गया। मतलब पहली बार जो है ये पूरा काउंसिल जैसे भी होगा एडहॉक पे रहा होगा, इसने काम किया होगा, लेकिन जैसे ही बना इसने सबसे पहला काम किया कि अपना पावर जो है खुशी खुशी पॉलिटिकल लीडर को दे दिया। और ये नेहरू का समय था 1962। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें आई, जनता दल आई, बहुत कुछ हुआ, फिर बीजेपी आई।